या सो हेलो गाइस, अपन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। टाइटल है इसका द मूविंग एवरेज। काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज मैं भी मूविंग एवरेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरे डे टू डे मतलब स्टॉक फिल्ट्रेशन वगैरह एंड बाकी हर जगह पे मूविंग एवरेज काम आता है आपके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फ्रॉम द करिकुलम पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब अगर आप चार्टिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं तो मूविंग एवरेज आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज मूविंग एवरेज? डेली फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस कैन बी erratic and distracting. A moving average is a mathematical tool used to smooth out this daily noise. ठीक है, तो अब आप अगर प्राइस एक्शंस वगैरह देख रहे हैं आपके चार्ट या प्राइस जो भी आप उसे फिगर आउट करने की ट्राई कर रहे हैं बाय वेरियस पैटर्न वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, बट उसमें नॉइस काफ़ी ज़्यादा रहती है आज के मार्केट में। तो उस चीज़ को स्मूथ आउट करता है आपका मूविंग एवरेज, वही लिखा हुआ है, मेकिंग इट ईजियर फॉर एन एनालिस्ट टू व्यू दी ट्रू एंड अंडरलाइंग ट्रेंड। ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्राइजेस, अ मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर। ये चीज ध्यान ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज जो होता है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है कि प्राइस आपका आगे जा चुका होता है, बट मूविंग एवरेज आप जो कैलकुलेट होता है वो पुराने प्राइस से होता है। तो एकदम से जो प्राइस का सडन अप या डाउन मूवमेंट है वो कैच नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा प्राइस से पीछे रहता है। ठीक है ना, थोड़ा सा बाद में सिग्नल देता है आपको, तो वो आपका लैगिंग इंडिकेटर होता है। इट टेल्स योर ट्रेंड हैज चेंज ओनली आफ्टर द चेंज हैज एक्चुअली बिगन। मतलब आपको ट्रेंड चेंज होने के पहले ये इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपको ये ट्रेंड चेंज होने के बाद बताएगा। ये जो मैंने आपको पहले ही कहा था वो वैसा मतलब है कि लैगिंग इंडिकेटर होता है। एंड बाकी मूविंग एवरेज जो अगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई गेस ये आप को एक रफ आइडिया मैंने चैप्टर 1 में दे दिया था कि आप अगर एक्सेल भी लेंगे तो एक्सेल पे अगर आप नॉर्मली आपकी कुछ प्राइजेस लेंगे, अगर आपकी क्लोजिंग प्राइस ले लीजिए 2 3 4 5 समथिंग समथिंग, एंड उसको आप बस ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिए आपके नंबर ऑफ डेज से। अगर 5 दिन है तो 1+2+3+4+5 है ना, अगर क्लोजिंग प्राइस मैंने बताया बाय 5 कर दीजिएगा, तो ऐसे आपके मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट होते जाएंगे। अब मैं बोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी बेसिक चीजें जो अपन ने पढ़ी हुई है शायद 9th 10th 11th 12th में, तो आप एक बार थोड़ा सा एक्सेल पे उसको परफॉर्म करके देखिएगा। सेकंड, द सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो अपन देखते हैं एंड उसका टाइम फ्रेम। करेक्ट, तो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग अ सेट ऑफ क्लोजिंग प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड डिवाइडिंग बाय दैट नंबर। जो चीज मैंने अभी आपको बोली पहले, एक बार अपन देख ही लेते हैं। हाँ, तो अपन एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। जैसे अपन ने फर्स्ट अपन ने देखा था ना, आपका यहाँ पे जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक रिग्रेशन लाइन ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, वैसे ही यहाँ पे अपन ने मूविंग एवरेज के लिए क्या कर रखा है, 5 दिन का मूविंग एवरेज लिया है। मूविंग एवरेज मतलब कि जैसे नॉर्मली मैंने ये आपके जो टाइम फ्रेम है ना, वो लेके रखे हुए हैं कि 5 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि मतलब आप मान के चलिए 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये 1 दिन 2 दिन ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उस दिन की कैंडल का वो ये सब है। ओके, तो अब मैं 5 दिन का जैसे मेरे को मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए, दूसरे का 95, ऐसे आपके हर क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, 5वें दिन से अब मैं, अब जैसे मैंने 5 डे का मूविंग एवरेज लगा के रखा है, तो सबसे पहले एवरेज जो है वो 5th डे से, बिकॉज आपके पास 5 दिन के क्लोजिंग की कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, तो आपको क्लोजिंग आ चुकी है 5 दिन की, तो आपका यहाँ से मूविंग एवरेज कैलकुलेट होना चालू होगा। सिंपल मूविंग एवरेज है ना, तो ये मैंने क्या किया है, इन 5 दिन का एवरेज लिया है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनेगा मूविंग एवरेज का। अब जैसे 6th डे आया एंड 6th डे की क्लोजिंग हुई 80 रुपीज पे, आपका मूविंग एवरेज जो है वो लास्ट के 5 डेज, मतलब ये वाला जो है उसको छोड़ दिया उसने, लास्ट के 5 डेज से उसने मूविंग एवरेज बनाया है। तो आपका जो चार्ट प्लॉट होगा वो 105 101 एंड ऐसे करके प्लॉट होगा। अभी आप अगर 3rd डे का मूविंग एवरेज देखो आप, तो ये एक्चुअल में 7 डे है। ठीक है, बट मूविंग एवरेज के हिसाब से, क्योंकि मूविंग एवरेज को 5 डेटा पॉइंट चाहिए थे, तो इसको 5 डेटा पॉइंट 7th डे पे मिले, तो इस ये अपना यहाँ पे प्लॉट होगा। 8 डे पे ऐसे ही एंड 9 डे पे ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर मैं
आपका चार्ट पे प्लॉट करूं, एंड इसको मैं कर देता हूँ लाइन। ठीक है, आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, बेसिकली ये 105, 101, 101.2, 103.2 एंड 94, ये ऐसे लाइन जो प्लॉट होती है ये मूविंग एवरेज है। ठीक है ना। अपन आते हैं वापस से इस पे। अब क्या सेल कैलकुलेशन आपने करके बता दी, बट इसमें जो रहता है कि एक जो रहता है द लैग फैक्टर, तो अगर लॉन्गर मूविंग एवरेज है जैसे 26 डे का, तो वो स्लो होगा काफी ज्यादा, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा डेटा होगा, और मीनिंग अ रैंडम वन डे प्राइस spike won't falsely trigger a trend change signal। ठीक है, तो however it takes longer to recognize a genuine trade reversal। ठीक है, तो एक दिन का प्राइस का स्पाइक जो रहेगा वो फॉल्सली ट्रिगर नहीं करेगा किसी ट्रेंड चेंज को, बट हाँ, बट इट टेक्स लॉन्गर टू रिकॉग्नाइज अ जेन्युइन ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो उसको जो आपका ट्रेंड रिवर्सल है उसको ये आइडेंटिफाई करने में, मतलब ज्यादा दिन के मूविंग एवरेज को थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जो लैगिंग वाला फैक्टर था ना वो इसमें बताने की कोशिश करी गई है। सेकंड इसका पॉइंट है द सेंसिटिविटी फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो रहते हैं जैसे 13 दिन वगैरह की, फास्ट रहते हैं काफी ज्यादा, एंड ये स्पॉट कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल को क्विकली एंड अलाउ यू टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, बट इट इज हाईली ससेप्टेबल टू गिविंग फॉल्स सिग्नल, मतलब काफी ज्यादा ये फॉल्स सिग्नल देने की इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। अपन एग्जांपल देखते हैं प्रिसीजन वायर पे। मैं वापस से डिस्क्लेमर देता हूँ एक बार कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना, इट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, तो आप कोई भी स्टॉक्स का नाम यहाँ पर देख के बाय सेल प्लीज मत कीजिएगा। इंडिकेटर्स अपन जाते हैं, अपन को सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाना रहेगा, तो मूविंग एवरेज अपना सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएमए के नाम से आपके चार्ट पे आता है लेंथ, मतलब आपको कितने डेज का मूविंग एवरेज चाहिए। अभी जैसे फास्ट मूविंग, उन्होंने जो स्लो मूविंग एवरेज पहले बोला था 26 डे का, अपन वो देखते हैं। तो ये 26 डे का अपन ने मूविंग एवरेज लगाया। ठीक है, तो उसके बोलने का मतलब ये था, मतलब यहाँ पर जो अपने थियोरेटिकल में लिखा हुआ है कि जो भी ट्रेंड आता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने में उसको देरी होती है। अब वो कैसे, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर ट्रेंड नहीं है, बेसिकली एक जस्ट स्विंग ही था, जो कि इसने नीचे जाके एकदम से ऊपर आया, बट मूविंग एवरेज जो है वो इसको कैच नहीं कर पाया, वो क्योंकि मूविंग एवरेज जो है अपन ने 26, आई गेस 26 ही लिया ना, हाँ 26 डेज का मूविंग एवरेज ले रखा है। तो जब प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है ना, जब प्राइस नीचे आके ऊपर की तरफ एक रैली दे रहा था, तब क्या था कि अब जैसे ये आपकी ये वाली कैंडल है, ठीक है, मतलब ये ग्रीन वाली कैंडल आप लेके चलिए, तो इसके प्रीवियस की 26 कैंडल जितनी थी, मतलब मैं आपको शो करता हूँ, इससे प्रीवियस की 26 कैंडल, ठीक है, तो उसके लिए तो मूवमेंट सिर्फ इतना ही हुआ है, इतना। ठीक है, बाकी तो ये साइडवेज वाला मूवमेंट ही था उसका। ये कैलकुलेशंस में उसके पास ये सारी कैंडल जो क्लोज हुई थी उसका आया होगा, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है वो, एंड लास्ट में जो ये बनी थी आपकी जो नीचे की तरफ आ रही थी कैंडल, उसका क्लोजिंग प्राइस आया होगा, उसके हिसाब से मूविंग एवरेज प्लॉट हो रहा है आपका, तो इसलिए वो साइडवेज दिखा रहा है अभी भी। ठीक है, जबकि आपका क्या हुआ, जबकि आपका जो प्राइस है वो यहां से लेके यहां तक चढ़ गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया, बट फिर भी मूविंग एवरेज उस टाइम पे आपको स्लैंट दिख रहा था। मूविंग एवरेज ने कहाँ से सिग्नल देना चालू करा, यहाँ से, इस लाइन से। ठीक है, मतलब उसके पहले ही जब अपना, उसके पहले ही अपना जो स्टॉक था वो 29% मूव कर गया था, और एट ऑलमोस्ट 29% मूव कर चुका था। ठीक है, तो ये एक लैगिंग थोड़ा सा फैक्टर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा अपन देखते हैं कि जो सेंसिटिविटी वाला फैक्टर रहता है, ठीक है, 13 डेज का अपन लगाते हैं। हम्म,
इसको मैं चेंज करता हूँ 13 डेज, मतलब इसका और आधा, तो अब आप देखना कि काफी ज्यादा ये पास आ गया है, क्लोज आ गया है प्राइजेस के, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि ट्रेंड इसमें अब सेम जगह पे आप यहाँ पे देखिएगा, मैं वापस से 13 एक बार लगाता हूँ, सॉरी 26 लगाता हूँ, ये 26 है और ये 13 है, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको वापस से, आप देखिए ये आपका आपका ये 26, ठीक है। तो 26 ने अपन को यहाँ पर वो दिया सिग्नल, ठीक है। ये हट जाएगा, सॉरी। 26 ने अपन को यहाँ पर सिग्नल दिया था, बट अगर मैं इसको चेंज करके 13 करूं, तब 13 देखिए कि 13 ने मुझे यहाँ से ही सिग्नल देना चालू कर दिया था, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। तो ये प्राइस डिफरेंस है, बट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि उतनी ही जल्दी ये आपके फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही आप देखिए कि अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, या ये ट्रेंड जस्ट एक पुल बैक लेके स्विंग देने का ट्राई कर रहा है, अपन को ये नहीं पता है। तो अपन को नहीं पता, बट इसके एंड से, ठीक है, इसके एंड से अपना 13 मूविंग एवरेज जो है उसके एंड से अपन को ये लग रहा है कि ये ट्रेंड हो सकता है कि ये नीचे ही जाए, ठीक है, बिकॉज इतना स्टीप इसमें फॉल आ गया है, ठीक। तो ये अपना दो अपन ने चीजें कवर करी कि एक आपका लैगिंग जो फैक्टर रहता है वो, अगर आप ज्यादा हाई लेंथ वाला, मतलब ज्यादा डेज का आप अगर मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो उसमें एक लैगिंग फैक्टर रहेगा, आपको लेट पता चलेगा ट्रेंड का। और अगर आप बहुत कम वाला यूज करेंगे तो उसमें सेंसिटिविटी वाला फैक्टर रहेगा, तो हो सकता है कि आपको ट्रेंड चेंज हो वो जल्दी पता चल जाए, बट ट्रेंड चेंज ना भी हो तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो फॉल्स सिग्नल देने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। ओके, इसमें अब आते हैं अपन थर्ड चीज के ऊपर। थर्ड चीज है इसमें अपनी कि इसमें सॉल्विंग दी ड्रॉप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें एडवांस मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ड्रॉप ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि यहां से देखते हैं, द ओल्डेस्ट डेज ड्रॉप्ड ऑफ, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने बताया, अपन एक्सेल पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एवरेज है, पहले आपने एवरेज कैलकुलेट किया इन प्राइजेस को लेके, दूसरे जो एवरेज कैलकुलेट है वो इन प्राइजेस को लेके, तो 100 वाला जो फैक्ट जो डे था, जो क्लोजिंग प्राइस था वो ड्रॉप ऑफ हो गया, थर्ड डे पे आपके पीछे के दो ड्रॉप ऑफ हो गए, इस चीज को बोलते हैं ड्रॉप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये हेविली क्रिटिसाइज्ड हुआ बिकॉज ड्रॉपिंग अ सिग्निफिकेंटली हाई या लो आपका जो प्राइस है कैन सडनली अल्टर द मूविंग एवरेज, ठीक है, क्रिएटिंग अ फॉल्स सिग्नल इवन इफ द प्राइस आर स्टेबल। अब अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपोलो पाइप्स में। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मेरा जो मूविंग एवरेज लगा है आई गेस 9 वाला लगाता हूँ, और मैंने थोड़ा छोटा किया है, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो अब 9 जो आपका ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज जो है, ठीक है, वो आपकी प्रीवियस की 9 कैंडल्स को कैलकुलेट करके आपका मूविंग एवरेज ले रहा है, बना रहा है कैलकुलेशन के लिए। बट आप देखिएगा कि ये जो प्राइस मूवमेंट आया, ठीक है, ये 18% का आया। अब इसके आगे की जो कैंडल्स हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला था, ठीक है, मैं 7 8 या ऐसा मिड में ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो कैंडल है, ये आपको अपोजिट समझाता हूँ, रुको। मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का मूविंग एवरेज, ठीक है ना, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से इसके ये करेक्ट 8 बार्स इंक्लूडिंग दिस, ये पूरी अपनी कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस इंक्लूड होंगे, ठीक है, इसके मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन में। अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे इस कैंडल के लिए यहां तक की यूज होंगी, इस कैंडल के लिए यहां तक की यूज होंगी। अब ऐसे में बढ़ा बढ़ा के, ठीक है, इस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे ये वाली जो बिग कैंडल थी, है ना, जिसका 18% का आपका मूव दिया था,
ये कैंडल की क्लोजिंग यूज हो रही होगी। बट इसके बाद जैसे ही मैं एक पॉइंट और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अब ये कैंडल का क्लोजिंग तो अब मेरे लिए कोई मायने के नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा जो मेरी 9 कैंडल्स हो रही हैं जिसका कैलकुलेशन मुझे चाहिए, वो मेरा यहाँ से ही फुलफिल हो रहा है। तो आप देखिएगा एक छोटा सा ना, एक छोटा सा इम्पैक्ट आया, मतलब छोटा सा, ये जिस स्पीड में ऐसे ये जा रहा था ना, इसकी क्लोजिंग की वजह से, बिकॉज ये 18% की कैंडल है ना। इसमें आप रेंज देखिए, इसका 47 समथिंग का, 48 49 समथिंग का इसका रेंज है। तो इतना बड़ा रेंज था, तो तब जब ये इन मूविंग एवरेज, इन पर्टिकुलर मूविंग एवरेज, इन पर्टिकुलर कैंडल्स के लिए जब मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा था, तब ये कैंडल इंक्लूड हो रही थी, तब आपको स्टीप दिख रही थी बहुत ज्यादा, मूविंग एवरेज एकदम से बढ़ रहा था, बिकॉज का क्लोजिंग प्राइस इंपैक्ट में आ रहा था। बट जैसे ही ये वाला मूविंग एवरेज को अपन ने छोड़ा, प्राइस सडनली थोड़ा स्लो हो गया। एंड आप देखिए कि ये इसका जो स्पीड है मूविंग एवरेज के जाने का, आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये इसका एंगल बहुत स्टीप है, देन एकदम से फ्लैट हो गया। तो ये होता है ड्रॉप ऑफ इफेक्ट, कि आपने एक कोई बड़ी कैंडल थी या बड़ी कोई प्राइस का मूवमेंट था, तो आपको ने ऐसे में उस चीज को कंसिडर नहीं किया, उसको छोड़ दिया फिर, तो उस चीज को ही ड्रॉप ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो टू फिक्स दिस एनालिस्ट यूज वेटेड एवरेज, तो यहाँ से अपना वेटेड एवरेज मूविंग एवरेजेस जो थे उसकी डिस्कवरी चालू हुई, देन अपन वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहला आया कि लीनियरली वेटेड मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाइज द मोस्ट रिसेंट डेज प्राइस बाय द हाईएस्ट वेट एंड द ओल्डेस्ट डे बाय द लोएस्ट वेट। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें तो इसमें क्या है, मैंने, हाँ, तो अपन ने जैसे अभी ये नॉर्मल मूविंग एवरेज देखा, ठीक है। अब अपना लीनियर मूविंग एवरेज में क्या होता है ना, कि जो आपके पहले वाले, मतलब ये पहले एक दिन का, दूसरे दिन का, पहले प्रीवियस वाले, अभी अपन करंट नाइन्थ डे पे खड़े हैं, तो अपने पहले वाले जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको कम वेट अलोकेट होते हैं। मतलब अगर आपका 10वां दिन है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ज्यादा वेट से मल्टीप्लाई होगा। और जो आपका सबसे पुराना दिन है वो लोएस्ट वेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब वेट जो डे आपका 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो अब इसमें अपन समझते हैं कि जैसे ये जो 100 आया है, इसको मैंने नॉर्मली, बिकॉज ये भी सेम सिमिलरली चल रहा था, तो मैंने इसी को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। बट आप समझिए कि आप यहाँ पे डे की जगह नहीं है, ये लो वेट है। मैं इसको 1 कर देता हूँ। ऐसे 1 2 3 4, मतलब ये आपके जो अभी करंट वाला दिन है, ठीक है ना, उसपे सबसे ज्यादा वेट जो है वो मिला है। मैं इसको डे की जगह इसको वेट कर देता हूँ, ठीक है ना। हम्म तो आपके पास जो क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस से आपने पहले एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे। अब आपके पास ये मैंने वेट अलोकेट कर दिए हैं बेसिकली। वेट अलोकेट कैसे किए हैं कि आज वाले के पास सबसे ज्यादा मेरे पास वेट रहेगा एंड सबसे पुराने वाले पास कम वेट रहेगा, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, हर एक के साथ। अब ये जो वेट्स आ रहे हैं ना, अब इनका अपन एवरेज निकालेंगे। तो ये जो फर्स्ट एवरेज है ये इनको लेकर है, सेकंड जो एवरेज है, सॉरी, ठीक है, सेकंड जो एवरेज है वो इनको लेकर है, थर्ड जो एवरेज है वो इनको लेकर है, फोर्थ जो एवरेज है वो इनको लेकर है। तो ये अभी जो करंट में है, जो करंट में है उनको हाई वेटेज वाली प्रायोरिटी देता है, ठीक है। ये आपका लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज हो गया, बिकॉज ये ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है आज भी, मतलब बहुत कम ही लोग यूज करते होंगे। बट स्टार्टिंग में जब सॉल्यूशंस निकाल रहे थे तो एक सॉल्यूशन ये भी आया, तो वो चीज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एलिमिनेट करता है ड्रॉप ऑफ इफेक्ट को कंप्लीटली परसेंटेज वेट के हिसाब से फॉर द करंट डेज डेटा एंड अप्लाइंग द रिमेनिंग परसेंटेज वेट टू द प्रीवियस डेज का ईएमआई। तो अपन नॉर्मली फॉर्मूले से ही समझते हैं। ये एक्सेल पे करना टफ है मैंने भी ट्राई किया था बट काफी टफ था, तो मैं नॉर्मली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इसको, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो अपन वेट लेते हैं ना, वो अपन ऐसे नहीं लेते हैं कि कम वेट है ज्यादा वेट है वैसा। इसमें वेट का फॉर्मूला है डायरेक्ट, कि 2/n+1, ठीक है। 2/n+1, एन क्या है अपना नंबर ऑफ डेज। तो अगर 10 दिन का अपन ईएमए ले रहे हैं, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
10 दिन का ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अपन ने जैसे 9 दिन का लिया था तो 9 आ जाएगा। 13 डेज का लेंगे 13 आ जाएगा। एन की जगह पे 26 डे का लेना है, 26 आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो अगर 10 दिन का ईएमआई लिया हुआ है अपन ने तो 2/10+1 तो अपना 18.18% आ जाएगा। ऐसे ही 15 ईएमआई का 2/50+1 तो 3.92 अपना ये वेट 3.92 जो परसेंटेज है ये वेट्स हैं। ठीक है ना, ये वेट्स के एग्जाम्पल अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा कि अपना जो करंट प्राइस है वो इनटू वेट जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट करे प्लस जो प्रीवियस ईएमआई था, मतलब एक दिन पहले वाला। जैसे यहाँ पर आपका आज अपन ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो कल का जो ईएमआई था, मतलब ये जो आज का एवरेज है, तो कल का जो ईएमआई मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा वो इंटू 1 - वेट इंटू जो भी अपना वेट अपन ने कैलकुलेट किया है वो। गॉट इट। तो ईएमआई यूज होता है, सो ईएमआई यूजेस ओनली टुडेज आज का प्राइस और कल का ईएमआई, बस इतना। इसलिए ईएमआई जो है वो काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ रहता है। मैंने एक वो भी बनाया है, क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज का पूरा एक रिबन बनाया है, तो अपन वो लास्ट में जब ये सारे पढ़ लेंगे ना उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं। फिर थर्ड ही है ना एक दो तीन, हाँ थर्ड है। तो तब थर्ड आता है अपना वाइल्डर मूविंग एवरेज। तो वेल्स वाइडर क्रिएटेड इज ओन मूविंग एवरेज method. It is mainly used in the indicators like RSI, ATR, and DMI. So you can see this indicator. They are actually using Wilder smoothing method, not normally SMA or EMA. For charting software uses wrong calculation. Some charting software uses wrong calculation, so indicators may look different on different platforms. तो ये एक important चीज थी कि कुछ चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो थोड़ा रॉन्ग कैलकुलेशन, या रॉन्ग तो नहीं बट डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन शायद यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा प्रीवियस उसमें प्रीवियस चैप्टर में अपने एटीआर का कैलकुलेशन देखा था, तो अपना एक्सेल के थ्रू एटीआर थोड़ा सा कम आया था, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, बट अपने ट्रेडिंग व्यू पे 17 पॉइंट समथिंग कुछ था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सबके अलग अलग रहते हैं, वही चीज है। तो थोड़ा सा इंडिकेटर्स डिफरेंट देख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ये जो वाइडल का अपना मूविंग एवरेज था, ये बेसिकली ज्यादातर यूज होता है आरएसआई, एटीआर या डीएमआई के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें। इसका फॉर्मूला है आपका मूविंग एवरेज इक्वल्स टू n-1, मतलब n आपका वही सेम, यहाँ पर जो है आपका नंबर ऑफ डेज, अगर आप 10 दिन का ले रहे हैं तो 10 आएगा, 15 दिन का ले रहे हैं 15 आएगा। ठीक है, -1 इंटू प्रीवियस डे का आपका मूविंग एवरेज, जो जैसा कि मैंने आपको शीट पे समझाया था, प्रीवियस डे का एक दिन पहले का प्लस करंट प्राइस प्लस अपना डिवाइड में n जो अपना नंबर ऑफ डेज है। तो ऐसे वाइल्डर मूविंग एवरेज आपका कैलकुलेट होता है। ओके, एज सच मैं भी यूज नहीं करता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा यूज एक्सपोनेंशियल ही होता है, एंड सिंपल मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियली यूज करता हूँ मैं भी, बिकॉज वो मुझे काफी परफेक्ट लगता है। तो अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल मूविंग एवरेज। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह एज सच नहीं दिया हुआ था अपने बुक में, मैंने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिए बिकॉज फालतू में वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए कि नॉर्मल मूविंग एवरेज प्राइस यूज करते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक आपके जो मूविंग एवरेज होते हैं वो परसेंटेज चेंज यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस की जगह परसेंटेज चेंज यूज करते हैं आपके मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। ये मतलब जो चीज़ें मैं थोड़ा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, जिसके अंदर डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप अपने एंड से भी प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप गूगल यूट्यूब कहीं पे जाके ट्राई कीजिएगा, जिसको क्यूरियोसिटी है वो। मैं अभी थोड़ा सा, बिकॉज प्रीवियस वीडियो भी मेरा 1 घंटा थोड़ा लंबा खींच गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 1 से 1.5 घंटे बनेगा। दैट्स वाई मैंने थोड़ी सी चीज़ें कट शॉर्ट करी हैं आपके कंटेंट के हिसाब से, कि जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। ठीक है, और आपका फिर ये आता है ट्राइंगुलर मूविंग एवरेज। तो टीएमए भी वेरी स्मूथ होता है, इट इज अ मूविंग एवरेज ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ आपको कि पहले आपने अगर 20 दिन का ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज लिया और देन टेक 10 डे एसएमए ऑफ दैट एसएमए। इसके कहने का मतलब है अगर आपने 20 दिन का एसएमए लिया है, ठीक है, तो आपको 20 दिन के एसएमए का भी एसएमए लेना है, लेकिन हाफ ऑफ प्रीवियस एसएमए। तो अगर आप 20 दिन का ले रहे हैं तो आपको 10 दिन का एसएमए लेना है। अगर आप 100 दिन का ले रहे हैं तो आपको 50 दिन का लेना है। मैं आपको एक्सेल पे वो बताता हूँ कि जैसे आप अपने यहाँ 5 थे, तो मान के चलिए कि आपके अगर 6 हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज, तो आपको सिर्फ ये 3 लेने हैं।
ठीक है ना। आपके अगर 6 मूविंग एवरेज थे तो आपको 3 लेने, ऐसा। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, बट ठीक है, अभी जस्ट मैंने जो एवरेज 6 किया है उसका। बट आप मोटा मोटी समझ जाना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ये हो गया अपना। फिर वेरिएबल ईएमए क्या होते हैं कि वेरिएबल ईएमए आपके अडेप्टिव मूविंग एवरेज रहते हैं। कि नॉर्मल ईएमए में एक प्रॉब्लम रहती है कि साइडवेज मार्केट में थोड़े से फॉल्स सिग्नल जनरेट करते हैं, बट वेरिएबल ईएमए चेंजेस होते हैं अपने आप। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है? साइडवेज मार्केट में ईएमए स्लो हो जाता है थोड़ा, उस हिसाब से। ट्रेंडिंग मार्केट में जब अगर ट्रेंड चल रहा है तो इस मार्केट में आपका जो वेरिएबल ईएमए है वो तेज शो करेगा। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस फॉल्स सिग्नल, तो फॉल्स सिग्नल रिड्यूस होते हैं। तो ये अपन ने सारी ईएमएस देख लिया अपन ने। अब इसको मैं ईएमएस नहीं, सॉरी, मूविंग एवरेज देखिए। ईएमए मूविंग एवरेज का पार्ट है, टाइप है। अब मैं इसको चार्ट पर बताता हूँ आपको कि मैंने कोई एग्जांपल लिया है क्या। ठीक है, अपन ऐसे ही नॉर्मली देख लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं आएगी चार्ट की। हम्म, तो बेसिकली ना, मैंने अभी जितने भी अपने ये थे मूविंग एवरेज, इसका खुद ही से पाइन पाइन स्क्रिप्टिंग करके, करेक्ट, ये एक मूविंग एवरेज का कोड बनाया था, ये मल्टी मूविंग एवरेज। तो इसमें मैंने अपने जो करिकुलम में दिए हुए हैं ना, ऐसे में ईएमए अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा एसएमए वाला, जो इसके ऊपर था एसएमए, एल डब्ल्यू एम ए, एल एल डब्ल्यू एम ए, ईएमए, वाइल्डर वाला, ज्योमेट्रिक वाला, ट्राइंगुलर वाला एंड वेरिएबल वाला। ठीक है, अपन ने सब ले लिए। इसका लेंथ मैं 50 रखता हूँ, ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से पता चलेगा। 50 मूविंग एवरेज आपका ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है। आप बस चेंजेस देखिएगा, मैं एकदम डीप डाउन तो नहीं करूंगा, बट आप चेंजेस देखिएगा। क्लोज है। अब ईएमए आप देखना, ईएमए हल्का सा और ज्यादा आपके करंट प्राइस के हिसाब से वेट को उसने वो किया, तो और ज्यादा क्लोज आ गया प्राइस के। ये एल डब्ल्यू एम ए है, ये और ज्यादा आपको क्लोज आता हुआ दिखा होगा। आप थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करना, तब आपको दिखेगा। रिबन नहीं बना पाया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कि एक ही साथ में सारे लगा पाता, बट मैं आपको समझाने के लिए। वाइल्डर वाला जो था वो थोड़ा सा उसके जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा उसने और काफी ज्यादा प्राइस से दूर कर दिया। ज्योमेट्रिक वाला आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिक वाला भी सही है। ट्राइंगुलर वाला आप देखेंगे तो ट्राइंगुलर वाला काफी ही स्मूथ कर देता है। एंड वेरिएबल ई में, थोड़ा वेरिएबल ई में आप नेगलेक्ट करना, बिकॉज वेरिएबल ई में मुझे मेरे ख्याल से शायद कोड में थोड़ी गलती हुई है। करेक्ट, तभी उसके हिसाब से प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। बट मोर और लेस वो ईएमए की तरह ही रहता है, जस्ट दैट कि वो ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा, बट जैसे ही कंसोलिडेशन होगा तो वहां पे स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, मेजर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। एंड में पर्टिकुलरली तो आपका जो एक्सपोनेंशियल ईएमआई है वो यूज करता हूँ। तो आप सब भी अपने मेथड के हिसाब से देख सकते हो। तो अपन ने थर्ड चीज कंप्लीट करी कि टाइप्स ऑफ अपन ने वो देख लिए, मूविंग एवरेजेस। अब फोर्थ आता है अपनी स्ट्रेटेजीज। तो फोर स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं यूजिंग मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे पहला है कि ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए, तो इफ द स्टॉक प्राइस इज अबाउ इट्स 200 मूविंग एवरेज, तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अदरवाइज वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे 200, तो अब आप बोलेंगे कि 200 मूविंग एवरेज ही क्यों? बिकॉज आपके जो ट्रेडिंग डेज रहते हैं ना, मैं आपको, आपके जो ट्रेडिंग डेज रहते हैं एक साल के अंदर, वो अप्रोक्स अप्रोक्स 250 समथिंग के अराउंड रहते हैं, 200 टू 250, आई गेस 252। मैं आपको बता ही देता हूँ ट्रेडिंग डेज। देखिए, आपका 245 टू 252 के अराउंड रहते हैं, है ना। तो अब इसको अपन थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी है कैलकुलेशन करके जो भी चीज आई होगी उस हिसाब से उन्होंने 200 डेज को ईयर के वाइज, ईयर को कंपेयर करने के लिए, बिकॉज आज अगर 17 मार्च है, तो आज से एक साल पहले 17 मार्च के मूविंग एवरेज, मतलब जो भी एवरेज बने होंगे आज तक, उसको कैलकुलेट करके वो ट्रेंड बताता है। पूरे अपना एक लाइन प्लॉट होती है, तो इसलिए अपन उसको एक साल के हिसाब से कंसिडर करते हैं, इसलिए 200 डे का मूविंग एवरेज। आप कोई और सा भी लगा सकते हैं, आप 250 लगाना चाहे तो 250 भी लगा सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन।
ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है सच, अगर प्राइस में वॉलेटिलिटी कम है या अपना सिस्टमेटिक चल रहा है। डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जो आपका मूविंग एवरेज है उससे प्राइस अगर बाउंस होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो आपका वो सपोर्ट कहलाएगा। एंड अगर प्राइस मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे की तरफ आता है, तो आपका प्राइस जो है, जो आपका मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। डिटरमाइनिंग प्राइस एक्सट्रीम्स, तो मूविंग एवरेज जो है ना वो एज अ मीन आपका एक्ट करते हैं, तो प्राइस दैट सर्ज वाइडली अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज विल इवेंचुअली रिवर्ट बैक। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ड्रॉ करके तीनों चीजें बता देता हूँ। पहले एक चौथी चीज भी अपन देख लेते हैं कि गिविंग स्पेसिफिक सिग्नल जो है, तो एनालिस्ट यूज करते हैं क्रॉस ओवर्स को। जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मतलब अगर आप मान के चले कि अपना 50 ईएमए है, वो अगर क्रॉस उसने कर रहा है 200 ईएमए को, ठीक है, तो उसको गोल्डन आपको क्रॉस ओवर बोलते हैं उसको बेसिकली। तो आपका अगर शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म को क्रॉस कर रहा है, तो वो क्रॉस ओवर कहलाता है। ठीक है। बट इन अ फ्लैट साइडवेज मार्केट क्रॉसओवर सिस्टम्स आर अनप्रॉफिटेबल। तो थोड़ा सा उसमें वही है कि मल्टीपल स्मॉल लॉसेस या विपसॉस या फॉल्स सिग्नल जनरेट काफी ज्यादा करते हैं। तो अब अपन एक ड्राइंग से समझते हैं कि क्या रहता है कि डिटरमाइनिंग ट्रेंड। तो आपका मान के चलिए ये 200 मूविंग एवरेज जा रहा है, ठीक है, मैं ईएमआई ले रहा हूँ ये, और इस पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि ऊपर की तरफ जा रहा है अगर 200 मूविंग एवरेज से, तो ट्रेंड अपवर्ड में। बट अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है 200 मूविंग एवरेज से, तो ट्रेंड डाउनवर्ड में, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में। सेकेंड, डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपका 200 मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, आपका प्राइस जो है वो इस पे ऐसे सपोर्ट लेता है, वहां पे 200 मूविंग एवरेज पे आके, या कोई सा भी मूविंग एवरेज जो आप यूज कर रहे हैं आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहां पे अगर आके टप्पा खा के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये ऐसे प्राइस नीचे जाके ऊपर आता है एंड ऊपर आके वापस से नीचे जाता है 200 मूविंग एवरेज या जो भी आपका मूविंग एवरेज है उससे, तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो आपका मूविंग एवरेज है वो। ठीक है। और अब आते हैं प्राइस एक्सट्रीम की तरह। तो ये आपका मूविंग एवरेज है एंड प्राइस आपका ऐसे 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 करके बहुत चला गया, तो आपका ये जो पॉइंट है, ये जितना गैप है, अगर ये एक्सट्रीम बहुत एक लेवल से ऊपर चला गया है, ठीक है ना, अगर मान के चलिए कि आपके स्टॉक प्राइस का मूवमेंट ही 5-10% आता था, बट अब जो स्टॉक प्राइस है वो 50-60%, 100% जा चुका है आपके मूविंग एवरेज से, ठीक है, तो ये एक मीन जैसे काम करता है आपका 200 मूविंग एवरेज। तो आपका जो प्राइस है ना, प्राइस जो है वो नीचे आने का ट्राई करता है। तो जैसे ये ऊपर 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 गया, मेरा मूविंग एवरेज चल रहा है ऊपर, तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा, तो ये जो आपका मूविंग एवरेज है वो भी धीरे 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 एक जगह पे आने की कोशिश करेगा, ये ऐसे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये एक जगह पे मिल जाते हैं फिर। तो आपका जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास रहने का ट्राई करेगा। 200 ही मेरे मुंह से निकला, बट नॉर्मली मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज जो है आपके प्राइस एक्सट्रीम की तरह काम करते हैं। फोर्थ आपका आ गया कि जो क्रॉस ओवर था, कि क्रॉस ओवर में बताता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो क्रॉस ओवर कैसे कि आपका मान के चलिए ये ऐसे 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 200 मूविंग एवरेज जा रहे हैं, और आपका जो फास्ट वाला है मूविंग एवरेज, फास्ट वाला मूविंग एवरेज नीचे से आया और उसने ऊपर की तरफ कट कर दिया। ठीक है। ये 200 था, ये 50 हो गया। ठीक है। ये जो कट हुआ है ना, छोटा वाला मतलब 50 ईएम है, आपका बड़े वाला जो आप ईएम था 200 ईएम है, उसको कट करा और ऊपर की तरफ चला गया, तो ये आपका रहता है क्रॉस ओवर। ठीक है। पर्टिकुलरली जो 50 एंड 200 वाला जो क्रॉस ओवर होता है उसको गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। एक बुलिश सिग्नल का वो रहता है,
सिग्नल रहता है बेसिकली कि अब शायद प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, वो देखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हैं अपनी। ये हटाऊं हूँ। तो अपन एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जेबी केमिकल का एक एग्जांपल लिया है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर। तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लेंथ जो थी अपनी वो 200 ली है, ईएमए लेके रखा हुआ है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था कि आपका डिटरमाइनिंग ट्रेंड, तो ये 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ से आप देखिए कि अगर कहीं से भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप एक नेकेड आई से आप देखिए कि 200 मूविंग एवरेज के प्राइस जब भी ऊपर रहा है तो ऊपर की तरफ ही गया है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ये कंसोलिडेशन में आया, अभी आपको टाइम लगेगा, मतलब अगर आप बिगनर है तो आपको एकदम से नहीं देखा कि क्या कंसोलिडेशन था। तो ये पूरा आपका कंसोलिडेशन वाला फेज था, ठीक है ना। बट मेन ये था कि जब भी प्राइस ऊपर रहा, जैसे यहाँ से अगर आप देखो 200 के ऊपर रहा तो इसने 39% के रिटर्न्स दिए। फिर जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया यहाँ तक तो इसने 104 के रिटर्न्स दिए। तो अगर आपका जो स्टॉक है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इट्स एन अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर ऐसे ही डाउन में होता, बिकॉज ये स्टॉक ठीक है, मतलब फंडामेंटली भी तो ये डाउन में नहीं है, डाउन में अपन देख लेंगे बाद में कोई एग्जाम्पल, या आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप चार्ज देखिए, स्टॉक निकालिए, आपको एक कोई ना कोई मिल ही जाएगा। डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वो देखते हैं। इसी में अपन को दिख जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे जो प्राइस था 200 मूविंग एवरेज पे ये टच हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला 200 पे टच हुआ एंड ऊपर गया। बट फिर से इतना ज़्यादा प्रेशर से नहीं जा पाया था तो ये वापस से टच हुआ, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो एंड ये इसके जोन के आसपास, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टच होना ही चाहिए, जैसे मैंने कल आपको कल तो नहीं बट वो ये कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स बताए थे, तो बिल्कुल चिपका तो नहीं है, बट एटलीस्ट उसके जोन से ही उसने ऊपर की तरफ एक रैली दी है यहाँ पे भी। एंड उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर फाइनली उसने ब्रेक डाउन करा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके मूविंग एवरेज चलते हैं। एंड इसमें ब्रेक डाउन करने के बाद भी अब आप अच्छे से देखो, मैं ये सब हटाऊं, कि यहाँ पर जब उसने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर उसने फिर रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे भी रुका। इसके बाद भले ही उसने ऊपर गया, बट ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट भी अपन ने देखा, एज अ रेजिस्टेंस भी देखा कि वहां से प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। और डिटरमाइनिंग प्राइस एक्सट्रीम्स, तो इसमें सेम वही चीज है कि अब जैसे प्राइस जो था, इसको मैं बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ एंड ठीक है, इसमें जो ट्रेंड था, सॉरी मैं ड्राइंग इसलिए नहीं हटा रहा हूँ बिकॉज वो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए है। तब यहाँ पे देखेंगे, मेरे को वापस से ड्रॉ करना ही पड़ेगा एट द एंड। तो यहाँ पे अब जैसे ये जो मूविंग एवरेज था, करेक्ट, यहाँ से ऊपर गया, बट वापस से, चलो मैं हटा ही देता हूँ जो काम के नहीं है अभी। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये इतना ऊपर गया, ऊपर जाके ऐसा नहीं कि ऊपर ही रहा, ये इस जगह पे वापस आया, मूविंग एवरेज पे वापस आया। तो ये अपना मेन वाला जो पॉइंट था कि प्राइस जितना भी ऊपर जाए या जितना भी नीचे जाए, कहीं ना कहीं वो अपने मूविंग एवरेज पे वापस आने का ट्राई करता ही है। सेम ऐसे ही जब उसने यहाँ से रैली दी, यहाँ से उसने रैली दी, ये देखिए आप, मतलब ये तो यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ से वो इस जगह पे भी वापस थोड़ा सा मूविंग है, वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो टच नहीं किया है उसने इस जगह पे, ठीक है। बट वो उसी मूविंग एवरेज के पास आने का उसने ट्राई किया, ठीक है ना। तो ये मीन रिवर्जन वाला अपना केस रहता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग आ गई वापस। एक लास्ट क्या बचा था कि गिविंग स्पेसिफिक सिग्नल, तो इसमें अपन को दो मूविंग एवरेज यूज करने पड़ेंगे। तो मैं इस वाले को भी हटाता हूँ, मैं खुद का जो मेरा है मूविंग एवरेज उसको यूज करता हूँ एक बार। करेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें मैं सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करूँ। 50, अपना 50 जो अपना ऑरेंज वाला है वो 50 ईएमए है, 200 वाला ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ड्राइंग्स की अब जरूरत नहीं है, तो हाइड ड्राइंग्स।
तो आप देखोगे कि यहाँ ये जो पॉइंट था, ये यहाँ पे, जब इसने 50 मूविंग एवरेज जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, इसने आपकी 200 मूविंग एवरेज लाइन जो ग्रीन वाली उसको काटा, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। बेसिकली एक मूविंग एवरेज को दूसरे मूविंग एवरेज से काटने को ही ये बोलते हैं क्रॉसओवर। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर था, उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो चार आपके जो लॉज है ना, ये फंडामेंटली सारे ही मूविंग एवरेज पे यूज होते हैं, मतलब अप्लाई होते हैं बेसिकली। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहे हैं तो आप 200 मूविंग एवरेज यूज कीजिए। अगर आप इंट्राडे वगैरह करते हैं तो 9 10 EMA आप वैसे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, बट ये अप्लाई सारे आपके सारे ही मूविंग एवरेज पे होते हैं, ठीक है ना, जो आपके ये रूल्स हैं। अब अपना ला ये बचता है डायरेक्शनल मूवमेंट एंड द एडीएक्स, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मूविंग एवरेजेस जनरेटिंग बैड सिग्नल्स इन साइडवेज मार्केट, जैसा कि वही था कि आपका जो साइडवेज मार्केट है ना, उसमें मूविंग एवरेजेस काफी आ, ज्यादा सिग्नल्स खराब देते हैं, ठीक है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर डीएमआई का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो इट कंपेयर द पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट जो प्लस डीएम रहता है वो, एंड नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट माइनस डीएम से, और प्राइजेस टू डिटरमाइन हु इज विनिंग द बैटल, ठीक है। दीज आर यूज टू क्रिएट, अब ये जो डीएमआई इंडेक्स होता है ना, इंडिकेटर होता है, ये आपका एडीएक्स जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स लाइन होती है उसको क्रिएट करने में यूज होता है। तो डीएमआई की जो दो लाइन है, प्लस डीएम एंड आपका एक माइनस डीएम, इन दोनों से आपका एडीएक्स की कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो एडीएक्स डज नॉट टेल यू इफ द मार्केट इज गोइंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, इंस्टेड राइजिंग एडीएक्स टेल्स यू दैट द मार्केट इज ट्रेंडिंग स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये नहीं बताता है कि आपका जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं बताएगा। एडीएक्स आपको बताता है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में एटीआर कवर किया था। एटीआर क्या बताता है? वॉलेटिलिटी, प्राइस कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा प्राइस का रेंज है, कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और एडीएक्स क्या बता रहा है? आपको स्ट्रेंथ बता रहा है आपके ट्रेंड की, ठीक है ना। तो डिक्लाइन ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट क्या है, फ्लैट है या साइडवेज है, ठीक है। तो रूल ये है कि यू शुड ओनली यूज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम्स व्हेन द एडीएक्स इज राइजिंग। मतलब एडीएक्स राइज कर रहा है का क्या मतलब है कि आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। अब ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। इफ द एडीएक्स इज फॉलिंग, अवॉइड क्रॉसओवर सिस्टम, ठीक है। तो फॉल्स सिग्नल जनरेट होने के काफी चांसेस है, बिकॉज एडीएक्स अगर फॉल कर रहा है तो वो साइडवेज मार्केट जैसे जा रहा है। ये एडीएक्स की कुछ वैल्यूज हैं जो बेसिकली यूज होती हैं आजकल। आप अपने एंड से भी चीजें को देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पे बोला है या जो सब यूज करते हैं अपन को वही यूज करना है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज होता है, तो अपन इसी के ऊपर देखेंगे। बट क्यूरियस हुई है थोड़ा सा, देखिए कि ये इसी वैल्यूज के ऊपर क्यों यूज होता है। जेन्युइन में आप बैक टेस्टिंग कीजिए, ट्राई कीजिए डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर वैल्यूज लगा के, तो वो मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अगर एडीएक्स की वैल्यू 0 से 20 है तो साइडवेज है, 20 to 25 है तो आपका ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है, 25 to 40 है तो आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 40 to 60 वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। एंड ये तो अपन इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। आप प्रिसीजन वायर का एग्जांपल लेते हैं। मैं इतना एग्जांपल लेता हूँ, बोर तो नहीं होते एंड मैं इतना फंफल भी कर जाता हूँ यार। तो ठीक है, और मुझे क्या सारी ही चीज़ें बतानी है आपको। तो यहाँ पर अपन ना डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स करके एक इंडिकेटर आएगा। अब मेरा वाला जो इंडिकेटर था, अगर आपके दिमाग में आएगा कि मेरा जो इंडिकेटर है जिसमें बहुत सारे ये ईएमएस में एक साथ लगा सकता हूँ, तो वो ये तो मैंने खुद ने बनाया हुआ है इंडिकेटर, मतलब दो चार इंडिकेटर्स को मैंने मिक्स किया है पाइन स्क्रिप्ट में। बट आपके पास ना मूविंग एवरेज का रिबन आती है, ये रिबन्स, इसको आप लगाइएगा तो आपको एक साथ पाँच छः आप मूविंग एवरेज एक साथ लगा सकते हो। क्रॉस ओवर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये रह गया था बताना। अभी आपका डीएमआई लग चुका है, मैं पहले मूविंग एवरेज को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। करेक्ट। तो अब करेक्ट, अब डीएमआई लगा है आपका। हाँ, अब मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे आपकी एडी डीआई की लेंथ, पहले मैं एडीएक्स हटाता हूँ, आपको ये प्लस डीआई एंड माइनस डीआई दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे ये जो प्लस डीआई है, ये ऊपर मतलब ये
अप ट्रेंड, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, स्ट्रांग है थोड़ा सा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका डाउन ट्रेंड मतलब जो नेगेटिव वाली लाइन है ना, वो आ, ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ इन इन केसेस में आप देखिए, जैसे ये जो है ना आपको ऑरेंज लाइन, वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही होगी, तो ऊपर की तरफ जा रही है मतलब ट्रेंड नीचे आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है ना। एंड ये दोनों जो आपका प्लस डी आई है, माइनस डी आई है, दोनों नेगेटिव को रिलेटेड है। नेगेटिव को रिलेटेड मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आ रहा है माइनस वाला तो प्लस वाला नीचे आएगा, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। अब जो एडीएक्स है पर्टिकुलरली, जो ये लाल वाली लाइन है, अब मैं ना इसको और इसको हटाता हूँ। अब अपन को सिर्फ एडीएक्स से मतलब है, तो एडीएक्स वाली ये जो लाइन, लाल लाइन है ना, पहले लगाते ही हूँ एक सेकेंड। तो ये जो आपका प्लस वाला और माइनस वाला था ना, अपन को दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। ये एडीएक्स लाइन ने उस दोनों को स्मूथ करके, है ना, उन दोनों का कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये लाइन जनरेट हुई है, जिससे अपन को अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ उसी चीज से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ट्रेंड अपना अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो अपन को एडीएक्स जो है वो ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। एंड अगर आपका जो ट्रेंड है वो ऐसे साइडवेज है, ठीक है, तो आपका एडीएक्स भी फ्लैट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे है, मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 26 कर देता हूँ, एडीएक्स की लेंथ भी एंड डीआई की लेंथ भी, ठीक। अपन देखते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे जो थोड़ा सा अप ट्रेंड था, करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखे हैं, तो ये जो अप ट्रेंड था, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको इसको हल्का सा छोटा सा जो मूवमेंट था ट्रेंड का, अप ट्रेंड तो नहीं बोलूंगा, बट जो छोटा सा मूवमेंट था ऊपर की तरफ ये गया, तो ट्रेंड एक थोड़ा सा स्ट्रांग था, एक छोटा सा जो ऊपर की तरफ प्राइस गया वो स्ट्रांग था, इसलिए एडीएक्स भी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो हटाओ, ये आई गेस कवर कर लिया। एंड यहाँ पर आपका, जैसे पहले साइडवेज वाला बताता हूँ मैं, तो यहाँ से आपका देखिए साइडवेज चालू हो गया है, ये जो साइडवेज है, ठीक है ना, ये साइडवेज चला आपका, तो ये भी साइडवेज ही चला, यहाँ पे हल्का सा प्राइस हल्का सा नीचे आया, दैट्स वाई वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बिकॉज स्केल थोड़ा सा छोटा कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे जब ये हल्का सा नीचे आया, तब आपका एडीएक्स वो दिखा रहा था कि हाँ इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ था, तो ये स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा सा नीचे आ रहा था, पुल आपका थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पुश के साथ आ रहा था। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट आपको बताना था, मूविंग एवरेज लग देंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पर मैंने 20 मूविंग एवरेज मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लगाया था, तो मैं 200 को अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखिए कि क्रॉस ओवर हुआ, आपका 20 ईएमए जो था, मतलब स्मॉल वाला जो ईएमए था, स्मॉलर ईएमए ने आपके फास्टर ईएमए ने आपके जो आपका हाई वाला ईएमए था, जो 50 ईएमए था, उसको कट किया है, ठीक है, इस लाइन पे। और इसी लाइन पे आपका वॉल्यूम भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ज्यादा आया है, एंड इस लाइन पे ही आपको आपका डीएमआई भी दिख रहा होगा, इसकी डीएमआई की वैल्यू भी चेंज होगी, या आपकी शॉर्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ही बिकॉज शॉर्ट क्यों हुई है, बिकॉज अब वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड था थोड़ा सा मेरे लिए। तो जब मेरा मूविंग एवरेज ही 50 और मैं 20 लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपका आपका जो डीएमआई है या फिर एडीएक्स है, उसको मैं एक्सट्रीम लेवल 26 समथिंग पे नहीं लेके चल सकता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा स्मॉल रखना प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर एंड वो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं तो वो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वो जस्ट मेरा पर्सनल जो मैंने मेथड्स बना के रखे हैं उस हिसाब से मैं अपना अप्लाई करता हूँ। तो आप अगर 26 पे भी कंफर्टेबल है तो आप वैसे भी करके ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये क्रॉस ओवर हुआ है, प्लस ये एडीएक्स भी आपका ऊपर की तरफ चालू होने लगा, तो यहाँ पर एक स्मॉल नहीं, स्ट्रॉन्ग, आपका जो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा अप ट्रेंड था, वो अपन को देखा स्मॉल मूवमेंट, ये देखिए यहाँ से इतना आपको, मतलब ये आपको चार्ट पे छोटा लगेगा, ठीक है ना, बट ये काफी बड़े मूवमेंट्स है, क्योंकि चार्ट पे स्केल छोटा हो जाता है। बट आप देखिए कि 40% का मूव है, ठीक है ना। तो आप मतलब आपके एफडी के रिटर्न ही मतलब समथिंग समथिंग
7 8 8 9% ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो वही है कि 40% 50% का मूव है। वो चार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए स्केल का थोड़ा इशू होता है। तो अपन ने ये चीज़ समझी कि एडीएक्स और क्रॉस ओवर, अपना जो मूविंग क्रॉस ओवर है उसको अगर साथ में यूज़ करें तो काफ़ी अपना आउटपुट अच्छा आता है, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर वही बताने की कोशिश करिए कि ये जो अपना रेंज थी कंसोलिडेशन वाली, अब यहाँ पे देखिए 20 एम 50 एम को पहले नीचे काटा, फिर ऊपर काटा, फिर नीचे काटा, और यहाँ पे आपका जो एडीएक्स है वो भी बिल्कुल नीचे की तरफ ही है। तो ये फॉल्स सिग्नल को आइडेंटिफाई करता है। अपन को इस जगह पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहे हैं अपने, मतलब क्रॉस ओवर वाले। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जल्दी से। जल्दी से इसलिए बिकॉज अभी 1 1 घंटे की वीडियो बन रहा है तो मेरा गला सूख जाता है बहुत ज्यादा। एंड देन थोड़ा सा वही मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, तो काफी फंबल वंबल भी हो जाता है फिर, तो इसलिए मैं जल्दी बोलता हूँ। बट ठीक है, आराम से ही सीखते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ टॉपिक अपना एनवलप चैनल एंड बैंड्स का। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सिंगल आपका मूविंग एवरेज की लाइन, एनालिस्ट ऑफन यूज ड्रॉ बाउंड्रीज around the moving average to capture the majority of price action and spot major breakouts। तो सिंगल लाइन आपकी ऐसे चलती है, तो सिंगल लाइन पे रिलाई करने के बजाय वो उन्होंने क्या बोला कि हम तो एक इसका बाउंड्रीज इसके ऊपर बना देते हैं ऊपर नीचे। तो ऐसे करके एनवलप या बैंड या आप चैनल कुछ भी बोलो, तीनों एक ही चीज है। ऐसे करके अपन अब इसको और अच्छे से यूज करेंगे, मॉडिफिकेशन हो गया बेसिकली मूविंग एवरेज का, ठीक है। सबसे पहला है परसेंटेज एनवलप। तो ड्राइंग लाइंस एट अ फिक्स परसेंटेज, ऐसा अबव एंड बिलो द मूविंग एवरेज, द फ्लो हियर इज दैट दे डोंट एडजस्ट फॉर मार्केट वॉलिटिलिटी। तो अपन ने जो मूविंग एवरेज था उसे 5% ऊपर की तरफ, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारे बने थे, 5% नीचे की तरफ, तो ऐसा करके एक एनवेलप क्रिएट कर दिया। आई आई गेस इसका एग्जाम्पल भी होगा करेक्ट। ठीक है, अपन इसको हटाते हैं। अपोलो, सॉरी तिलक नगर में था। इसमें एक एनवलप करके आपके पास इंडिकेटर रहता है, ये एनवलप आप देख रहे हैं। तो ये एनवलप जो रहेगा, में आप सेट कर सकते हैं कि आपकी लेंथ क्या है। लेंथ मतलब वही आपका मूविंग एवरेज जो है, तो अभी 20 मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज लेके चल रहा है। मैं इसको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ बिकॉज मुझे एक्सपोनेंशियल थोड़ा ज़्यादा सही लगता है इसलिए। एंड परसेंटेज जो यहाँ पे 5% था, तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये आपकी ऑरेंज लाइन है, ठीक है। इसके प्राइस से, इस पर्टिकुलर प्राइस से मतलब मूविंग एवरेज के 20%, सॉरी 10% ऊपर एंड 10% नीचे जो लाइन बनी है, ये बैंड बन गया है, ठीक है। तो ये इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये अभी जस्ट नॉर्मली मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, इसमें क्या बाय सेल कैसे स्ट्रेटेजी यूज होती है वो अभी कुछ नहीं है ना। तो ये आपका बेसिकली मैं शो करने के लिए कैसा दिखता है। अब सेकंड आता है कि आपका जो बॉलिंजर बैंड्स है, तो वही कि बॉलिंजर बैंड जो है वो ये वॉलिटिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये प्लॉट करते हैं दो स्टैंडर्ड डिविएशंस को लेके, ठीक है। तो इट प्लॉट्स बैंड्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अबव एंड बिलो 20 पीरियड ऐसे में। व्हेन द मार्केट इज क्वाइट द बैंड श्रिंक्स। तो इसका डायरेक्टली एग्जांपल पे ही बताता हूँ मैं। एंड व्हेन द मार्केट ट्रेंड्स, मतलब अगर मार्केट ट्रेंड में है तो बैंड जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं, इसके जो बैंड्स हैं। एंड बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ होती है ना, मैं लगा ही देता हूँ। बॉलिंजर बैंड्स, इसकी जो विड्थ होती है, ये जो आपको दिख रही है ये हरी वाली एंड लाल वाली जो है, ये जितना बीच का पोर्शन है इसको अपन ये बोलते हैं, कहाँ गया बैंडविड्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। इसका जो कैलकुलेशन आया, मतलब बीच में जो है मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में लेंथ है 20, ये आप चेंज कर सकते हो, 50 करो 200 करो, ये आपके ऊपर है आपको कौन सा ये मूविंग एवरेज लेना है, ईएमए लेना है या वेरिएबल वाला लेना है, वेटेड लेना है, वो आप सबके ऊपर है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये ईएमए करूंगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको मैं 300 कर, सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा और ज़्यादा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो बीच में 20 डे मूविंग एवरेज जो आपका लगा हुआ है ईएमए, इसके
करेक्ट, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके ऊपर जो ये फर्स्ट लाल कलर की अपनी फर्स्ट बैंड आया है, ये इस मूविंग एवरेज में मतलब बीच 20 मूविंग एवरेज में प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, खतरनाक, मुझे भी ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता है, तो मैंने अभी उसको स्किप ही किया है। बट नॉर्मली आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन 20 मूविंग एवरेज में, एंड आपका ये यहाँ पे माइनस में नीचे की तरफ कि +2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे की तरफ, तो उससे आपके बैंड क्रिएट हो रहे हैं। इसके पहले जो अपन ने चैनल क्रिएट करे थे वो नॉर्मली आपके परसेंटेज वाइज थे कि 5% 10% के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, एंड ये जो एक पॉइंट है कि श्रिंक, चलो वो बता देता हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये जो है यहाँ पे बैंड जो है श्रिंक कर गए। बैंड जो आपको बहुत पतला दिख रहा होगा, ये बैंड जो है बहुत पतला, तो वही बता रहा था यहाँ पे कि when the market is quiet the band shrink tightly together, ठीक है ना। बट when the market trends the band expand, तो जब ये ट्रेंड में रहता है, ट्रेंड में इन द सेंस, आप इसको इग्नोर करना अभी के लिए, तो जैसे ट्रेंड में रहेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। जैसे ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा तो बैंड एक्सपांड हो जाएगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन, ये मतलब अपना कंसोलिडेशन में फंसेगा तो ये बैंड जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक। अब इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई, तो अपन ने डायरेक्टली एटीआर यूज़ करना चालू करे, तो केटनर एंड स्टार्क का जो बैंड था, ठीक है, ये तो सिमिलर है बॉलिंजर बैंड के थ्रू, बट बॉलिंजर बैंड जैसा, बट इसमें जो है अपन ने एवरेज टू रेंज, जो अपना वॉलेटिलिटी वाला जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, पढ़ा था एटीआर, जो वॉलेटिलिटी मेजर करता है, अपने प्राइस के मूवमेंट को मेजर करता है, उसको यूज किया है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये एडजस्ट फॉर वॉलेटिलिटी हो जाता है। अब इसका भी एक इंडिकेटर है आई गेस, इसको मैं हटाता हूँ। आपका स्टार या केल्टन चैनल्स, केटलर चैनल्स, तो इसमें अब आप देखिएगा इसकी सेटिंग्स, इसमें भी लेंथ अभी 20 ले रखी है। मल्टीप्लायर मतलब कितने से आपको मल्टीप्लाई वो है कि कितने उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसमें अपने प्रीवियस वाले में जैसे बॉलिंजर बैंड में +2 का था कि +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। इसमें आपका बैंड का स्टाइल है एवरेज ट्रू रेंज को लेके। अपन ने प्रीवियस वीडियो में ट्रू रेंज भी पढ़ा था और नॉर्मल रेंज भी पढ़ा था, अपन ने तीनों ही चीजें पढ़ी थी, है ना। तो ये अपना ट्रू रेंज, आप रेंज जो था अपना, मैं आपको बताता हूँ, रुको। अपना नॉर्मल रेंज जो था वो ये था कि कैंडल का हाई माइनस कैंडल का लो। ट्रू रेंज जो था वो इन तीनों के मैक्स से निकला था, जो अपन ने निकाली थी चीजें, ठीक है। ये आपने अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके प्लीज देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या बात हो रही है। एंड इससे फिर जाके अपन ने एवरेज ट्रू रेंज निकाली थी अपनी एटीआर, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे एटीआर यूज किया है, तो प्लस आपका, करेक्ट, तो यहाँ पे +2 इंटू आपका जो एटीआर है वो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर, एंड +2 इंटू आपका जो एटीआर है वो नीचे की तरफ, तो आपके ये बैंड्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड एटीआर की लेंथ आपकी 10 है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रेडिंग बैंड्स जो है, ब्रेकआउट और आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिंग बैंड डज नॉट मीन द स्टॉक इज ओवरबॉट एंड शुड बी शॉर्टेड। Instead, an outer band breakout is a massive signal that a powerful new trend has begun in that direction. So इसके लिए मैंने बेसिकली तिलक नगर का आपका एग्जांपल लिया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई सा भी, मतलब सिर्फ यही वाला नहीं, मतलब ये अभी जो अपन ने बैंड लेके रखा है वो चाहे बॉलिंजर बैंड हो चाहे एनवेलप हो, कोई से भी टाइप के बैंड हो, अगर इसके ऊपर वाला जो बैंड लेवल है, ये वाली जो लाइन है, ये अगर ऊपर इसने क्रॉस करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड अब चेंज हो जाएगा या फिर काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए एक आपके एक शॉर्ट पुल बैक जो है वो आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका अप में ही है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने यहाँ से, जहाँ से इसने बैंड ब्रेक किया था, यहाँ से यहाँ तक 83 84 समथिंग परसेंट के रिटर्न दिए, ठीक है, जब तक वो बिल्कुल ही फिर फंस नहीं गया, कंसोलिडेशन में नहीं आ गया। तो यही सेम चीज़ उन्होंने बताई हुई है
कि ब्रेकआउट अगर हो रहा है बैंड के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरबॉट हो गया है ना। और उसको ऐसा नहीं कि शॉर्ट या बेच देना चाहिए, वैसा नहीं है। एंड सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड, कि अगर नीचे वाला कोई सा बैंड टूटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। काफी ज्यादा ओवर सोल्ड हो गया तब खरीद लो, ऐसा नहीं है, वो नीचे की तरफ और जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है डॉन्चियन का। माइक चल रहा है माइक को चेक करना पड़ता है बार बार। तो डॉन्चियन का अपना चैनल, अपना जैसे प्रीवियस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जैसे उनका 4 वीक वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 4 वीक का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर की तरफ प्राइस मूव करेगा, है ना, वो वाला सेम कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने उस चीज का चैनल ही फॉर्म कर दिया। तो अपना आई गेस ये चैप्टर भी ओवर हो गया है, चैप्टर 7। तो अपन फटाफट से देखते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या करा। तो सॉरी। तो अपन ने सबसे पहले इसमें देखा कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर उसको क्यों बोलते हैं, लैग फैक्टर क्यों होता है, सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ड्रॉप ऑफ इफेक्ट क्या होता है आपका। फिर एडवांस मूविंग एवरेज में अपन ने देखा ये सारे टाइप्स जो भी हैं, वाइल्डर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर वेटेड, ज्योमेट्रिकल, वेरिएबल, ये सब मूविंग एवरेज क्या काम में आते हैं। तो 4 स्ट्रेटेजीज अपन ने देखी क्या क्या अपन उससे कर सकते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट देखा, ईडीएक्स को समझा कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स लाइन क्या होती है। डीएमआई समझे अपन ने कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर क्या होते हैं। एनवलप, चैनल, बैंड, ये सब अपन ने देख लिया, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये इन डेप्थ और आगे आएंगी, ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह में। और अगर नहीं भी आती हैं एज सच, तो मैं फिर अपन अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 7, बट वो ये कि जितना आपको पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड था उतना मैंने बता दिया है। अब आप थोड़ा सा बुक से प्लीज रीड कीजिएगा। तो आपको बट फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप पूछ ही सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। बट ठीक है, आई गेस ये चैप्टर 7 अपना कंप्लीटेड है। एक बार आप एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो चैप्टर 7 इज डन फ्रॉम माई एंड। अब अपन चलते हैं चैप्टर 8 पे, मिल लेंगे वहां पे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।